1950 में शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वाइट आइसेनहोवर जो थे, उन्होंने एक थॉट प्रोसेस अमेरिका के लोगों के बीच और अमेरिका की राजनीति में रखा। उन्होंने ये कहा कि भाई शीत युद्ध एक विचार की लड़ाई है, एक विचारधारा की लड़ाई है, और ये सरकारों के बीच होनी चाहिए, लोगों के बीच नहीं। ड्वाइट आइसेनहोवर का मानना ये था कि चाहे सोवियत यूनियन हो या चीन हो या कोई भी दूसरा देश हो, ये सारे देश के जो लोग हैं वो आफ्टर ऑल पीस लविंग लोग हैं, एक दूसरे के साथ शांति चाहते हैं। इसी रीज़न से इस शांति को बनाए रखने के लिए, लोगों के बीच के रिश्तों को इम्प्रूव करने के लिए ड्वाइट आइसेनहोवर की तरफ से एक कॉन्सेप्ट आया था, और कॉन्सेप्ट का नाम था सिस्टर सिटी कॉन्सेप्ट। सिस्टर सिटी कॉन्सेप्ट में ये था कि अमेरिका की एक सिटी चीन या सोवियत संघ के किसी दूसरे सिटी के साथ एंगेजमेंट बनाएगी। उस एंगेजमेंट के तहत लोगों के बीच रिश्ते उजागर होंगे, और जैसे ही लोगों के बीच पीपल टू पीपल टाई बढ़ेंगे, इससे ग्लोबल पीस में सहमति मिलेगी, ग्लोबल पीस बना रहेगा। इस सिस्टर सिटी के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए अमेरिका ने उस समय सिस्टर सिटी इंटरनेशनल का गठन किया था। सिस्टर सिटी इंटरनेशनल जब उसने बनाया, तो ये सिस्टर सिटी इंटरनेशनल को उसने चीन के साथ एक्सप्लोर करने की प्रोबेबिलिटी खोजी। चीन ने भी उस समय इस चीज़ को बड़े पॉजिटिव तरीके से लिया, और चीन ने एक संस्था बनाई अमेरिका के सिस्टर सिटी इंटरनेशनल की तरह। उसका नाम रखा गया चाइनीज़ पीपल एसोसिएशन फॉर फ्रेंडशिप विद फॉरेन कंट्रीज़। तो चाइना की अपनी संस्था थी और साथ ही में अमेरिका की अपनी संस्था थी, और तब से लेके आज तक अमेरिका और चीन के बीच कई ऐसे सिस्टर सिटी एग्रीमेंट्स हैं जिसमें लोकल टू लोकल, सिटी टू सिटी लेवल पर कॉन्टैक्ट्स हैं। इन सिटी टू सिटी लेवल लोकल कॉन्टैक्ट्स में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अमेरिका का एक सिटी का जो मेयर है या सिटी का जो गवर्नर है उस इलाके का, वो बेसिकली वहाँ से जाकर दूसरे चीन के इलाकों के साथ टाई अप कर सकता है। इसके तहत स्टूडेंट एक्सचेंज, इसके तहत व्यापार, इसके तहत एक दूसरे के बीच में लोगों के जो पीपल टू पीपल टाइज हैं उनको बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं। दिखने में, सुनने में सारा कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी बहुत हुआ है। और आज के इस वीडियो में इसी एक दुरुपयोग की इंसिडेंट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इंसिडेंट है एक लेडी को लेके जो चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी की एक एजेंट थी अंडर कवर, जिसने इसका दुरुपयोग किया। पर यह कैसे हुआ, क्या हुआ, उस चीज़ को जांचेंगे। क्रिस्टीन फैंग, एक लेडी लगभग 23-24 साल की उम्र की, वो चाइना से उठकर अमेरिका आई। जब वो अमेरिका आई उस समय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी की तरफ से वो भेजी गई थी, और उसका एक ही उद्देश्य था। चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने क्रिस्टीन फैंग को ये सिखा के भेजा था कि आप सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में सिटी लेवल पे फोकस कीजिए, क्योंकि जितने भी सिटी में वहाँ के काउंसलर्स हैं उन काउंसलर्स के साथ एंगेज कीजिए, उसके साथ साथ गवर्नर्स के साथ एंगेज कीजिए, क्योंकि सिटी के काउंसलर्स और गवर्नर्स ही एक दिन जाकर यूएस कांग्रेस के मेंबर्स बनते हैं। और अगर इनके साथ ग्रास रूट लेवल पर कनेक्ट बनेगा तो आने वाले समय में लॉन्ग रन में जब ये यूएस कांग्रेस में बैठेंगे तो हमारे एसेट्स उस समय वहाँ तक नर्चर किए जाएंगे। चाइना आज की डेट में ये फिलॉसफी भारत में भी अपनाता है कि भारत में ग्रामीण इलाकों के छोटे छोटे एमएलएस, पार्षद, इन लोगों के साथ उसके इस प्रकार के टाइप्स होते हैं कि कल को वही अगर मान लीजिए एमएलए, उसको अगर एक सांसद का टिकट मिल जाए तो एक चाइनीज़ फंडेड, चाइनीज़ स्पॉन्सर्ड व्यक्ति भारत के संसद तक बैठ जाता है। और ये पूरे गेम के पीछे जो चाइना की फिलॉसफी है वो बड़ी सिंपल है। चाइना की फिलॉसफी है कम्युनिस्ट पार्टी का थॉट। इस कम्युनिस्ट पार्टी के थॉट को चाइना ने 1946 और 47 में लगाया था, जब वो केएमटी की सरकार से चिंग काई शेक की लड़ रही थी। और ये फिलॉसफी का नाम है सराउंड द लोकल टू कैप्चर द सेंटर। यानी कि चाइना इस फिलॉसफी पे चल रही है कि लोकल एरियाज़ में जितनी पकड़ बना पाओ बना लो, क्योंकि एक दिन जब यही लोकल के लोग केंद्र तक पहुंचेंगे या इन्हीं के संबंधित लोग पहुंचेंगे तो लोकल से लेके केंद्र तक आप ही के बेसिस की पूरी सरकार वहाँ पर होगी। इस पूरी फिलॉसफी के साथ क्रिस्टीन फैंग ट्रेनिंग लेके बाकायदा 23-24 साल की ये लड़की पहुँच गई अमेरिका। जैसे ये अमेरिका पहुँची, सैन फ्रांसिस्को गई।
सैन फ्रांसिस्को के बे एरिया में इसने एक किराए का मकान लिया। बहुत सारे लोगों के साथ इसने तुरंत अपनी जान पहचान बना ली। और तो और कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में इसके बाद इसने एडमिशन ले लिया। वहाँ पर इसने होटल मैनेजमेंट के एक कोर्स में एडमिशन लिया। होटल मैनेजमेंट के इस कोर्स के एडमिशन लेते सार ही इसने तुरंत चाइनीज़ स्टूडेंट एसोसिएशन बना दी वहाँ पर। इस प्रकार की कोई एसोसिएशन तो पहले थी ही नहीं कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में। जैसे ये फैंग पहुंची, इसने तुरंत वहाँ पर वो उसी समय एक चाइनीज़ स्टूडेंट एसोसिएशन बनाई। आज भी अमेरिका के जितने भी कॉलेज हैं उन कॉलेजेस में यदि आप देखें तो चाइनीज़ एसोसिएशंस इतनी भारी मात्रा में हैं कि हाल ही में मतलब कोई हार्डली आपको एक कॉलेज मिलेगा कि जहाँ पर चाइनीज़ स्टूडेंट एसोसिएशन ना हो। और सबसे बड़ी बात ये है, इन सारे चाइनीज़ स्टूडेंट एसोसिएशन के जितने भी लीडर्स हैं वो भेजे गए हैं चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी की तरफ से। ये जाते हैं अमेरिका पढ़ाई के नाम पर और वहाँ पर करते हैं अमेरिका के अंदर स्पाइंग एक्टिविटी। और तो और क्रिस्टिन फैंग ने जैसे ही चाइनीज़ स्टूडेंट एसोसिएशन ये बनाई, उसकी मुलाकात उसने वहाँ पर करी उसके बाद सीसी यिन नाम के एक व्यक्ति से। सीसी यिन अमेरिका में चाइनीज़ होने के नाते पिछले लगभग 25-30 सालों से रह रहा था। बहुत ही एक अमीर आदमी था। अमेरिका के अंदर उसने लगभग 20 से 22 मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट्स की फ्रेंचाइजी ले रखी थी। आप सोचेंगे कि मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट लेने की फ्रेंचाइजी कौन सी कोई बड़ी चीज़ है, लेकिन है। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि मैकडोनल्ड्स एक बर्गर कंपनी नहीं है। मैकडोनल्ड्स कोई बर्गर नहीं बेचती। मैकडोनल्ड एक रियल एस्टेट कंपनी है, क्योंकि जहाँ पर वो अपने बर्गर जिस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट पे बेचती है वो रेस्टोरेंट की ज़मीन की ओनर मैकडोनल्ड खुद होती है। वो कभी भी किराए पे नहीं जगह लेते। तो वो अगर आप मैकडोनल्ड्स का बिज़नेस देखें, उसका मॉडल देखें, तो वो कहते हैं कि हम बर्गर नहीं रियल एस्टेट के बिज़नेस में हैं। और सीसी यिन जिसके पास 20 से अधिक मैकडोनल्ड्स थे, कितना बड़ा रियल एस्टेट टाइकून होगा वहाँ का, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और तो और कैलिफोर्निया में उस समय सीसी यिन के साथ मिलके और क्रिस्टीन फैंग ने कोलंबिया स्टेट यूनिवर्सिटी में जो ये चाइनीज़ स्टूडेंट एसोसिएशन बनाई, इसके तहत उसने बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने शुरू कर दिए। इन प्रोग्राम्स में अब उसने उस समय कैलिफोर्निया के बड़े बड़े नेताओं को भी बुलाना शुरू करा। एक सबसे बड़ा कैलिफोर्निया का नेता था एरिक सैल्वेल। एरिक सैल्वेल को भी उसने बुलाया। और सबसे बड़ी बात थी कि जैसे ही उसने एरिक सैल्वेल को बुलाया, एरिक सैल्वेल के साथ साथ उसके नाते दूसरे जो बड़े अमेरिका के नेता थे उनके साथ बनने शुरू हो गए। इसके बाद क्रिस्टीन फैंग इतनी पॉपुलर हो गई सडनली, इतनी एक्टिव स्टूडेंट थी कि उसने फंड रेजिंग कैंपेन चालू करे। और जैसे ही ये काम शुरू हुआ, भारत के जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW के एजेंट्स थे सैन फ्रांसिस्को में, उनकी नज़र क्रिस्टीन फैंग पर पड़ी। उन्होंने देखा कि ये चीज़ सही नहीं है। अब आप सोचेंगे कि भारत के रॉ को इस छोटी सी चीज़ को देख के इतना क्यों उछलने की आवश्यकता है। क्योंकि आज की डेट में भारत का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है जो कि US कांग्रेस से लेके अमेरिका में गवर्नर से लेके आज के टाउनशिप्स के काउंसलर से लेके पोजीशंस को ऑक्यूपाई करता है। और ये लोग हमारे लिए बहुत बड़ी लिसनिंग पोस्ट्स हैं अमेरिका में, कि अमेरिका में क्या चल रहा है और दूसरे देश की गतिविधियां क्या हैं। और सबसे बड़ी बात, जब भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की नज़र इस चीज़ के ऊपर पड़ी कि एरिक सैल्वेल जैसे एक बड़े कैलिफोर्निया के नेता के साथ क्रिस्टीन फैंग ने अब एक नाता कनेक्ट बना लिया है, उन्होंने इस चीज़ को और एक्सप्लोर करके धीरे धीरे देखने की कोशिश करी। और जैसे ही उन्होंने देखा, उनको सबसे पहले एक चीज़ समझ आई रॉ को कि जो क्रिस्टीन फैंग है उसने एक फंड रेजिंग एक्टिविटी शुरू करी। और ये फंड रेजिंग एक्टिविटी उसने उस समय US कांग्रेस के एक बड़े कैंडिडेट जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, तुलसी गबार्ड, उसके लिए करनी शुरू करी। और ये सिर्फ यही नहीं रुकी। तुलसी गबार्ड के बाद इसने राज सलमान, रोग खन्ना, ये 2 इंडियन ओरिजिन कैंडिडेट्स थे, इनके लिए भी क्रिस्टीन फैंग मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी की चाइना की एक एजेंट ने कांग्रेशनल कैंडिडेट्स के लिए फंड रेजिंग एक्टिविटी शुरू करी, जिसकी वजह से रॉ की नज़र क्रिस्टीन फैंग के ऊपर पड़ी। और ये चीज़ फिर वहाँ से आगे और बढ़ती गई। जैसे जैसे क्रिस्टीन फैंग का नाता और बड़ा, फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ करी। क्रिस्टीन फैंग ने उस समय अपने आप को एक इंटर्न बना के उस समय बिल हैरिसन जो फ्रीमॉन्ट इलाके का मेयर था, उस मेयर के साथ जुड़ने की कोशिश करी। और उस फ्रीमॉन्ट इलाके के मेयर बिल हैरिसन के ऑफिस में वो जाकर एक इंटर्न बन गई। जैसे ही वो इंटर्न बनी, इस इंटर्न बनने के बाद उसको बहुत सारे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का मेयर के ऑफिस में एक्सेस मिला। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को वो बहुत धीरे धीरे केयरफुल तरीके से कलेक्ट करने लगी। इसके बाद वहीं पर फ्रीमॉन्ट में रहते हुए बिल हैरिसन के साथ
उसने कंसेप्चुअलाइज किया फ्रीमॉन्ट यी यांग सिस्टर सिटी कॉन्सेप्ट। और ये सिस्टर सिटी कॉन्सेप्ट के तहत उसने यी यांग जो चाइना में एक सिटी थी उसको फ्रीमॉन्ट के साथ जोड़ दिया। लेकिन ये चीज़ यहाँ नहीं रुकी, सिस्टर सिटी बन गई। अब तो व्यापार और बढ़ने लगा, लोग चाइना से और आने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि रॉ को मालूम चला धीरे धीरे कि ये जो क्रिस्टीन फैंग है ये बिल हैरिसन के ऑफिस का दुरुपयोग कर रही है। उसके ऑफिस में बैठ के वहाँ से फंड रेजिंग एक्टिविटी करती है। तुलसी गब्बार्ड, रो खन्ना, राज सलवान इन जैसे कैंडिडेट्स को फंड करती है। और सबसे बड़ी बात, जब रॉ ने उसके ऊपर अमेरिका में सर्वेलेंस शुरू करी, उस सर्वेलेंस से एक चीज़ ये भी मालूम चली कि क्रिस्टीन वैंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति से बहुत फ्रीक्वेंटली मिलती है। और उस व्यक्ति का नाम जब रॉ ने देखा और उस व्यक्ति का पूरा परिचय जब रॉ ने देखा तो रॉ भी उस समय हैरान हो गई, क्योंकि वो व्यक्ति था ज़ैंग वीवी। ज़ैंग वीवी जो था वो उस समय एक अमेरिका के अंदर चाइनीज़ कॉन्सुलेट जो सैन फ्रांसिस्को में था वो वहाँ पर पोस्टेड था। उसी समय रॉ ने CIA को ये खबर दी कि क्या आप ज़ैंग वीवी के क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ज़ैंग वीवी के क्रेडेंशियल्स जब CIA ने रॉ के बिहाफ पे वेरीफाई किए तो उस समय मालूम चला कि ये जो कॉन्सुलेट ऑफिसर है ये एक इंटेलिजेंस असाइनमेंट पे आया हुआ है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्ड करके मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी का एक स्पाई है। तब सारा खेल का भंडाफोड़ हो गया कि ज़ैंग वीवी को डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन देने वाली क्रिस्टीन फैंग, ज़ैंग वीवी को उससे पूरी इनपुट्स लेने वाली क्रिस्टीन फैंग अमेरिका के पॉलिटिक्स के अंदर डीपली घुस चुकी थी। उसने सिस्टर सिटी कॉन्सेप्ट सिर्फ फ्रीमॉन्ट यी यांग के बीच में नहीं बनाया था, बिल हैरिसन के ऑफिस से उसने सारे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स चोरी कर लिए थे। रो खन्ना के, तुलसी गब्बार्ड के, राज सलवन जैसे लोगों के कैंपेन्स को भी उसने फंड रेजिंग एक्टिविटी में प्रमोट किया था। उस समय जैसे ही CIA को इस चीज़ के बारे में भनक लगी, सारा गेम प्लान का भंडाफोड़ हुआ। CIA ने तुरंत सर्वेलेंस करनी क्रिस्टीन फैंग के ऊपर शुरू कर दी। और जैसे ही सर्वेलेंस हो रही थी, इस चीज़ के बारे में भनक क्रिस्टीन फैंग को सर्टनली लगी कि अब वो जो है एकदम सर्वेलेंस के रडार में आ गई है, क्योंकि वो खुद एक ट्रेंड स्पाई थी। तो उसको मालूम था कि सर्वेलेंस कब और कैसे होता है। और जैसे ही ये चीज़ हुई, क्रिस्टीन फैंग ने एक मौका नहीं छोड़ा और बिफोर CIA कुछ कर पाती, क्रिस्टीन फैंग ने फ्लाइट पकड़ के बीजिंग की और तुरंत निकल गई। आज की डेट तक अमेरिका अपने मुंह पे बैठ के वहाँ पर सिर्फ चांटे मार रहा है, ये देखता हुआ कि क्रिस्टीन फैंग ने उसके देश के अंदर आके उसके नेताओं के साथ नाजायज़ संबंध बना के, उसके नेताओं के फंड रेजिंग करके, उनके नेताओं के ऑफिस से सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चोरी करके भगवान जाने कितनी इन्फॉर्मेशन चाइना को भेज दी। तो इस प्रकार से चीन आज की डेट में अमेरिका के अंदर ऑपरेट करता है और फ्रेंडली इंटेलिजेंस एजेंसीज एक दूसरे की मदद भी करती हैं, लेकिन कई बार एजेंट्स हाथ से निकल जाते हैं और क्रिस्टीन फैंग वही एक एग्जाम्पल है। धन्यवाद।